22 के ही दो लोगों का इनकाउंटर हो जाना, पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर, नेताओं के इशारों के ऊपर इनकाउंटर करना। पहले तो अपराधियों को श्रेय देते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर, आप कुछ भी करो हम आपके साथ में, फिर बदनामी के डर से तब उनको मरवा देते हैं। अगर डिलीवरी के लिए कोई इमरजेंसी में जाता है तो ज़्यादातर केस में डिलीवरी बीच रास्ते में ही हो जाती है। ऐसी सड़कों की हालत है यहाँ। आरएलपी से जो है भाजपा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि खतरा है, तो कभी इस खतरे के कारण आपको या आपके कार्यकर्ताओं को धमकी वगैरह आती है? बिल्कुल आती है। कार्यकर्ताओं के साथ में कार्रवाइयाँ भी होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयाँ होती है, धमकियाँ भी आती है। और कांग्रेस के नेताओं का इतना उनके ऊपर ये दबाव है कि उनके साथ में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कल क्या हो जाएगा क्या पता, इतना डर है। बालोतरा में लोगों की रोजगार को लेकर एक जो सबसे बड़ी आस है वो है रिफाइनरी। भाजपा वाले कहते हैं रिफाइनरी हम लगवा रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं रिफाइनरी हम करवा रहे हैं। बिल्कुल, तेल यहाँ का कंपनी यहाँ लग रही है और रोजगार बाहर वालों को दे रहे हैं। रोजगार देने के बजाय उल्टे अपराध बढ़े हैं, बाहर के लोग यहाँ आने की बदमाशियाँ भी बढ़ी हैं, चोरियाँ भी बढ़ी हैं और लोगों को कम रेट के ऊपर लगाते हैं। पर डीजल की चोरी करने के लिए उनको कंपनी वाले खुद मजबूर कर रहे हैं। बजरी माफिया को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, अनशन पे भी नेता बैठते हैं। बायतू में बजरी माफिया किस तरह से अपने पैर पसार रहा है और आपने जो भी अनशन यहाँ पर या जो भी प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया उसका कुछ फायदा यहाँ पर जनता को मिला है? सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि नेता खुद इस बजरी ठेकेदार के साथ में मिला हुआ है। जब सरकार संकट में थी तो बजरी ठेकेदार ने अपने होटल के अंदर कई महीनों उनकी सेवा की और जब जब जरूरत पड़ती है, जब सेवा के लिए वो हमेशा आगे नेताओं की सेवा में तैयार रहते हैं। कि जिस आस और उम्मीद के साथ एमपी बना के कैलाश जी को दिल्ली भेजा था, उसमें आरएलपी का भी गठबंधन था। जिस आशा और उम्मीद के साथ भेजा उन्होंने भी कुछ नहीं किया, यहाँ घूमते रहे। 3-4 साल तो खाली भाषण ही दिए। हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ अलग होते हैं, खाने वाले को अलग होते हैं। वही कहावत है, धरातल पे कुछ काम नहीं किया और सबसे फ्लॉप, सबसे कमजोर मंत्री साबित हुए हैं वो कैलाश चौधरी हुए हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार कई भाषणों में कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वीर तेजा जी का जो भक्त है वो मुख्यमंत्री बने, किसान नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन हनुमान जी का अभी कोई मूड नहीं है किसी के साथ गठबंधन करने का। अकेले चुनाव लड़ेंगे और छोटे दलों के साथ में मिलकर पूरी 200 की 200 सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में, जिसमें आज हम पहुंचे हैं बायतू विधानसभा और आज हमारे मेहमान हैं आरएलपी के नेता उमेदाराम जी बेनीवाल। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और धन्यवाद अपना ये कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किस तरीके से तैयारी चल रही है बायतू में? बिल्कुल पूरी फुल तैयारी चल रही है। जन जन तक, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक आरएलपी की रीति नीति और विचारधारा आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है और इस बार पूरा मन बना लिया है कि व्यवस्था परिवर्तन की ओर। जनता बीजेपी और कांग्रेस से ऊब चुकी है आप कह रहे हैं, क्या कारण है, किन कारणों से आपको लगता है कि ऊब चुकी है? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय झूठे वादे जो करके जाते हैं, उनमें से जितने वादे करके जाते हैं उनका 20% भी काम नहीं हो पाता। दोनों ही पार्टियां। अब देखिए, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, महंगाई राहत कैंप। कहाँ महंगाई की राहत मिल रही है ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अगर सरकार को असली में महंगाई के अंदर राहत देनी है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। अब गैस की टंकी के 500 रुपये कम करेंगे, हल्ला करते करते 6 महीने हो गए और आज भी बहुत कम लोगों के खाते में 500 रुपये गए होंगे। और उसके बाद में अब तो सिर्फ आटा लूण मिर्ची के ऊपर आ गई है। उनको 100 ग्राम 20 ग्राम नमक मिर्ची आटा दे के लोगों का बहका रही है। और उनका मकसद है कि उनका फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो लगी हुई थैली हर चूल्हे तक पहुंच जाए। बाकी उनसे कोई मकसद नहीं है, कोई लेना देना। सरकार तो कह रही है हमने सिलेंडर 500 का कर दिया और 200 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्री, 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री। अब बिजली की बात करो, बिजली में ऐसा है कि 6 महीने तक तो ये बिल नहीं भेजेंगे, 7वें महीने में बिल भेजेंगे, किसी के 5000 का, किसी के 8000 का। तो एवरेज जो बिल पहले आता था उससे और उल्टा महंगा पड़ रहा है। कुछ एक लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों के साथ में बिजली सस्ती के नाम पर ठगी हो रही है। सस्ता सिलेंडर के नाम पर एडवर्टाइजमेंट करते 6 महीने हो गए, किसी को मिला नहीं। और हर एक चीज के ऊपर इनका प्रचार प्रसार ज्यादा है। सरकार
लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रही है और हकीकत में धरातल पे उसका कोई फायदा नहीं है। अब हर हॉस्पिटल के बाहर जाओ 25 लाख रुपए तक की दवाई फ्री, 5 लाख रुपए तक की ये इस कैटेगरी में फ्री, लेकिन आज हॉस्पिटल में जाओ, इस बायतू हॉस्पिटल में चले जाओ कि 500 रुपए की भी दवाई फ्री नहीं मिलेगी। और दवाई फ्री तो गई अलग, पर ढंग से पट्टी करने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ। इतनी अंधेर गर्दी है, इतना लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, लोग बहुत दुखी है, परेशान है। हर जगह झूठी घोषणा, झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल के बाद आप शिक्षा की बात करो, अब स्कूलें बहुत खोल रहे हैं, अब प्रमोट कर रहे हैं, कर्मोन्नत भी कर रहे हैं, नई भी खोल रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। और हकीकत धरातल पे ये है कि हिंदी पढ़ाने वाला भी मास्टर स्कूलों के अंदर नहीं है, और ये बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की। पहले कम से कम स्कूलों के अंदर अध्यापकों की व्यवस्था तो करो। आपने साइंस फैकल्टी खोल दी, और यहाँ बायतू के अंदर 20-25 स्कूल ऐसी होगी साइंस का एक भी टीचर नहीं है, स्कूल खोल दिया आपने। और जैसे भूगोल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टीचर लेक्चरार के पद 80 से 90% खाली है, और फिर भी वाहवाही का ढोल पीटते जा रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अगर स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं होंगे, लेक्चरार नहीं होंगे, प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसा का वैसा। अब पानी की बात करें, JJM के अंदर कह रहे हैं हमने इतना कर दिया इतना कर दिया। जो पुरानी पानी की व्यवस्था थी उनके कनेक्शन भी नई लाइनों के चक्कर में कट गए हैं। लाइन बिछाए हुए 2.5 से 3 साल हो गए हैं और पानी का कोई अता पता नहीं है। पहले बायतू के अंदर पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने क्वेश्चन अरेंज किए। तो विधायक साहब ने बोला, जब ये मंत्री भी थे, कि 4 महीने के अंदर पंप लग के, ये बूस्टर लग के शुरू हो जाएगा। वो अभी 4.5 साल हो गए उनकी बात की हुए, अभी तक वो अभी बूस्टर वगैरह कुछ लगे ही नहीं है। पानी बायतू के अंदर जो बाड़मेर स्कीम से जुड़ी हुई हौदियाँ हैं, वहाँ ज़्यादातर हौदियों के अंदर पानी पहुँचता ही नहीं है। नए पाइप तो जरूर बिछा दिए, लेकिन पानी की कैसे पहुँचेगा ये उनके अधिकारियों को भी पता नहीं है। और जो पूछते हैं तो हमारा मकसद है कि नल लगाना, जल कैसे आएगा ये न तो अधिकारियों को पता है, न नेताओं को पता है, और न जनता के समझ में आ रहा है कि हम पानी आएगा कैसे हमारे। भाजपा का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री की स्कीम द्वारा, जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पर जो है घर घर नल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है ढिलाई कर रही है। देखिए, वाहवाही लेने के लिए कोई भी पीछे नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमारी स्कीम है, हमने पैसा दिया। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा भी हिस्सा है, हमने पैसा दिया और हम करवा रहे हैं। लेकिन दोनों वाहवाही लेने के चक्कर में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो इस चीज़ का दुरुपयोग कहूँगा, क्योंकि जब आप स्कीम बनाई है और पानी आपके घर तक पहुँचेगा नहीं पीने के लिए, तो स्कीम किस काम की? और इस पानी के नाम पर वोट लेते लेते इनको 25 साल हो गए। अब 25 से भी ज़्यादा साल हो, ये 95-67 की स्कीम बनी थी। राजस्थान कैनाल नहर से बालोतरा दवा फलसूंड योजना, इधर बाड़मेर की लिफ्ट कैनाल योजना, ये योजना तो बहुत पहले बनी थी। और जब कोई योजना बनती है तो उनका टारगेट लिया जाता है कि 3-4 साल इसको इम्प्लीमेंट में लगेंगे और आगे के 30 साल को स्कीम बनती है। लेकिन स्कीम पूरी नहीं हुई और 30 साल पूरे हो गए। अब मान लो अगर ये कर भी देंगे तो पानी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इनकी पूर्ति नहीं होगी। और पहली बात तो पानी अभी आने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में रिफाइनरी आई, रिफाइनरी को पानी दे दिया इन्होंने। जो जनता के पीने का पानी था उसी पानी के अंदर से रिफाइनरी को दे दिया। अब आज की हालत ऐसी है कि पानी टैंकर भर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। आज ही मेरे पास सिणीधरी से फोन आया, वहाँ टैंकर भरने के ऊपर मुकदमा हो गया। देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद में पानी के लिए लोगों को जंग लड़नी पड़नी है, मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है? इनके सारे थोते घोषणा पत्र हैं, थोते वादे हैं, और धरातल पे हकीकत बिल्कुल इनके विपरीत है। आपने कहा कि यहाँ पर पानी को लेकर डिमांड इतनी ज्यादा है कि पूर्ति नहीं होगी, तो यदि आपको जनता समर्थन देती है, आप विधायक बनते हैं, तो फिर आप कैसे पूर्ति करेंगे? देखिए, पानी की पूर्ति जो इन्होंने नल बिछाए हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा पाइपलाइन लाना पड़ेगा। अब बायतू विधानसभा की बात करें तो इनके 600-700 करोड़ रुपए नल कनेक्शन के लिए इन्होंने खर्च कर दिए। अगर उनमें से कुछ कटौती करके एक्स्ट्रा इसके पैरेलल और पाइपलाइन लाते पानी के लिए, तब जाके पूर्ति होती। और इन्हें पहले एक कंपनी थी जिसने काम किया था, सुभाष करके ऐसी कुछ कंपनी थी, जिसने फलसूंड से लेके पोखरण तक
जो ऐसे घटिया क्वालिटी के पाइप डाले, जो बैग फिलिंग की तो पाइप पिचक गए और उनके अंदर दरारें आ गई। और अभी भी शिकायत कहीं की? शिकायत की, लेकिन सबने लिपापोती कर दी, जांच के नाम पर कुछ नहीं किया। और अब उन अफसरों को, अधिकारियों को उस लाइन के अंदर घुसा के वो सोल्यूशन लगा कर उनको किया, लेकिन वो खाना क्या लगता है आपको क्यों जांच? उसका प्रेशर है, उसका 9 kg प्रेशर आना चाहिए था, उसके 2.5 kg प्रेशर भी वो झेल नहीं पाती, इसलिए पानी की सप्लाई पूरी आती नहीं है। और सप्लाई पीछे से आती नहीं है तो आगे सप्लाई कहाँ से होगी? आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे उन जो लोगों ने गलत काम किया उसकी उनकी जांच नहीं हो पाई? जांच मिली भगती, किस नेताओं की, अधिकारियों की, सब भ्रष्टाचार इतना हो गया कि राजस्थान के अंदर राजस्थान भ्रष्टाचार की ग्रत में डूब चुका है। बीजेपी और कांग्रेस इसमें दोनों मिली हुई है और इनकी दोनों की बारी बंधी हुई है, एक बार ये और एक बार ये। जब भी मौका मिलता है नेता और अधिकारी मिलकर लूटने में राजस्थान को कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जनता की किसी को चिंता नहीं है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी लगातार कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत के आरोप लगाते रहे हैं। बायतू में कोई ऐसी यहाँ पर आपको घटना देखी हो जहाँ पर आपने को लगता हो कि यहाँ भी जो भाजपा और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं एक ही मिले हो? ये है ना, जेजेएम में क्या हो रहा है, ये मिली भगती का ही था। अगर स्टिक होते भाजपा और कांग्रेस दोनों में से कोई अगर एक स्टिक होता तो पानी की ये हालत नहीं होती। और लाइट की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय के अंदर सब बोला कि घर घर तक कनेक्शन देंगे, लेकिन पिछली बार कुछ प्रयास हुए, लेकिन अभी भी आज भी 30% से 25-30% घर ऐसे हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिला। बातें करते करते 5 साल पूरे हो गए, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेंडर हो गए और जल्दी कर रहे हैं, और वो भी होड़ लगी हुई है कि हमको वोट दोगे तो आपका कनेक्शन कराएंगे। और उनको पक्का करके आप 20-25 लोग आओ, हमारे यहाँ आओ, मिलो और पक्का वादा करो कि आपको ही वोट देंगे तब आपका कनेक्शन होगा। ये वोट की राजनीति चल रही है, लोगों की किसी को चिंता नहीं है। जिन गांव ढाणी के उनको लग रहा है कि यहाँ से वोट कम आएंगे तो वहाँ पे क्या? बिल्कुल द्वेषतापूर्ण भाव से काम हुआ है। पिछले 5 साल अब पूरे होने जा रहे हैं। इस कार्यकाल के अंदर जब भी कोई आदमी का काम करवाने के लिए नेताजी के पास जाते थे, विधायक मोदी जी के पास, तो लिस्ट सबसे पहले देखते थे कि आपका कौन सा गांव है, कौन सा बूथ है और बूथ के ऊपर कितने वोट आए। और वो पक्ष का क्या खुला कहते थे, आपने वोट ही नहीं दिए तो अब काम किस मुंह से मांगने के लिए आए वो? अच्छा, बिल्कुल इस तरीके की घटिया राजनीति की शिकार हो चुकी है बाड़मेर में। बायतू में सबसे ज्यादा द्वेषतापूर्ण और ईर्ष्या के भाव के साथ में जनता के साथ भेदभावपूर्ण काम किया जा रहा है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर वादे पूरे नहीं करती है। पिछले 40 सालों से बालोतरा को एक जिला बनाने की मांग चल रही थी। इस चुनावी साल में बालोतरा जिला भी बन गया, बायतू भी उसका एक हिस्सा है। देखिए, बालोतरा जिला आज से 40-50 साल पहले बनना था और डिमांड चल रही थी, बना नहीं। तो इस बार तो जिलों की लॉटरी निकल गई। कोई एक दो जिले बनते तो बालोतरा की भाई मानते भी बालोतरा आपने किया है। ये तो एक लॉटरी से निकल 20 जिले बनाए, तो कौन किसकी इसकी वही वाहवाही लेगा कि हमने किया वो किया? पता पूरे राजस्थान में बने हैं ना जिले। अगर बालोतरा का आपको चिंता होती, बालोतरा इंडस्ट्रियल के हब से जाना जाता है, कपड़ा उद्योग के नाम से फेमस है, कपड़ा नगरी के नाम से। अगर बालोतरा जिला आज से 30-40 साल पहले बनता तो बालोतरा का कपड़ा उद्योग का और अधिक बढ़ता, और अधिक फैसिलिटी बनती और लोगों का और ज़्यादा विकास होता। वैसे मरुस्थल के नॉर्म्स के अनुसार बालोतरा जिला आज से 40 साल पहले बनना था। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस घोषणा को इसको काफ़ी ज़्यादा इस बार चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी ताकि वोट उनको ज़्यादा मिले? देखिए, कांग्रेस का तो यही प्रयास है कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाए। मैंने शुरू में नहीं कहा था ना, आज 6 महीने हो गए, ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं, ऐसी कोई बस नहीं, ऐसी कोई सार्वजनिक जगह नहीं, चौराया नहीं जहां पर मुख्यमंत्री का पोस्टर नहीं लगा हो, महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप। लेकिन धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है और लोगों को 200, 250 रुपए के नमक मिर्ची के पैकेट दे के उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका हितैषी हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। अगर आप 4.5 साल लोगों ने निकाले हैं, वो बिना नमक मिर्ची निकाल लिए, अभी चुनाव नजदीक आए तब आपको नमक मिर्ची क्यों याद आई? चुनाव नजदीक आए तब विकास याद आए। खूब सारी घोषणाएं हुई हैं। इधर कई नेता कह रहे हैं हमने रोडों के जाल बिछा दिए। अगर जो रोडें बनी हुई है, आप अभी शायद 100 से आए कि रोड के ऊपर कितने गड्ढे थे, आपने खुद ने देख लिया ना। हर गांव की रोडें, जो पहले की रोडें बनी हुई है, ज्यादातर 80% रोडों के हालत बहुत खराब हैं, घुटने घुटने तक गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर डिलीवरी के लिए कोई इमरजेंसी में जाता है तो ज्यादातर केस में डिलीवरी बीच रास्ते में ही हो जाती है। ऐसी सड़कों की हालत है यहाँ।
क्यों है ये सड़कों की हालत, क्या कारण लगता है इसके पीछे आपको? कारण राजनेताओं की दूरगामी सोच का परिणाम है। ये खाली क्रेडिट लेने के लिए काम करते हैं और चुनाव नजदीक आते हैं तब भी एकदम साथ साथ में काम करा के लोगों का ध्यान हटा देंगे, ध्यान से भ्रमित कर देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जनता सब जागरूक है। अगर अभी बड़ी बड़ी बातें करें, हमने इतना कर दिया, ये कर दिया, अगर यही काम आज 3 साल पहले करवाते तब तो लोगों को लगता कि 4 साल पहले जब सरकार बनी तब से करते, तब तो लोगों को लगता कि हमारी हितैषी है, सरकार हमारे लिए है, किसानों के लिए है, जवानों के लिए है। अब किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की थी इन्होंने कि संपूर्ण कर्ज माफ 10 दिन तक की गिनती बता के कर दी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के छोटे मोटे लोन के अलावा किसी का कोई ऋण माफ नहीं किया। फसल बीमा का क्लेम पूरी तरीके से सब किसानों को नहीं मिला, इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली हुई। किसान का खसरा की जगह दूसरा खसरा लिख दिया, खाता कहीं का लिख दिया, किसी दूसरे खाते में जोड़ दिया। इस तरीके से बहुत सारी धांधलियां हुई है, किसानों के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है, बेरोजगार युवाओं के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। इन्होंने बोला था 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं किया और जितनी बार भर्तियां निकाली सारी भर्तियों के पेपर आउट हो गए और लास्ट में 1-2 भर्तियां मजबूरी में, नाकामी में, बेइज्जती बचने के लिए पेपर आउट थे तो भी उनको उस मामले को दबाकर 1-2 भर्तियों के रिजल्ट निकाले हैं। बाकी ज्यादातर भर्तियों के पेपर आउट हुए और भर्तियां कैंसिल हुई, ये हालत है जी। आपने कहा मुख्यमंत्री गहलोत के पोस्टर बहुत ज्यादा लगे हैं, लेकिन बायतू में जब हम घूम रहे हैं तो बायतू में 2 पोस्टर बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। एक है बढ़ता बायतू और एक है जुड़ता बायतू। बायतू बढ़ रहा है या जुड़ रहा है, ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, बायतू की जनता ये तो डिसाइड कर देगी, आपको 2 महीने बाद पता चल जाएगा। बायतू जुड़ तो आपसी प्रेम और भाईचारे के हिसाब से आरएलपी के साथ में जुड़ रहा है। हाँ। और बढ़ रहा है वो अपराध के अंदर बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार के अंदर बढ़ रहा है, झूठे वादों के अंदर बढ़ रहा है और जो जाल की बात करें, जालसाजी के अंदर एक दूसरे की द्वेषतापूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण भावना के साथ में तो बढ़ रहा है। अपराध और के अंदर अपने प्रेम भाईचारे के साथ में बायतू जुड़ रहा है, अपराध के साथ वो आरएलपी के साथ जुड़ रहा है। और अपराध की बात करें, आप बाड़मेर जैसे शांत एरिया, मैं तो राजस्थान की बात करूं, आप राजस्थान के अंदर इनकाउंटर नाम की आप बात कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन बाड़मेर की जनता को तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि इनकाउंटर चीज होती क्या है। ऐसे शांत एरिया में, वो भी बायतू के अंदर, बायतू के ही 2-2 लोगों का इनकाउंटर हो जाना, पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर, नेताओं के इशारों के ऊपर इनकाउंटर करना, शांत एरिया के अंदर दहशत फैलाने का काम किया है। पहले तो अपराधियों को श्रेय देते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर, आप कुछ भी करो हम आपके साथ में, फिर बदनामी के डर से या उनके गले के अंदर फांस आती है तब उनको मरवा देते हैं। तो आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था जो है बायतू की वो नेताओं के कहने पे चल रही है? बिल्कुल, नेताओं के। यहाँ तो बायतू थाने के अंदर तो ये हालत हुई कि पीछे यहाँ तो ऐसी स्थिति थी, कोई थानेदार यहाँ पोस्टिंग लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई डिप्टी यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतना नेताओं का अधिकारियों के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव था कि दबाव के अंदर यहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। ये ऐसी हालत बायतू की बनी हुई है। तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो जनता की तरफ से क्या कुछ आपको फीडबैक रिस्पांस मिलता है कि किस तरीके से वो, क्या डर, उनके अंदर एक डर भी पैदा हो गया अपराध को? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता के अंदर भय का माहौल बना हुआ है और कांग्रेस के नेताओं का इतना उनके ऊपर ये दबाव है कि उनके साथ में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कल क्या हो जाएगा क्या पता, इतना डर है। चाहे सरपंच हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे प्राइवेट धंधा करने वाला हो, सब लोगों के अंदर भय व्याप्त है कि हम अगर बीजेपी के साथ गए या आरएलपी पार्टी के साथ गए तो हमारे कांग्रेस वाले ये कर देंगे। और वैसे ज्यादातर आरएलपी पार्टी से दोनों पार्टियों को खतरा है और आपस में ये बातें भी करते हैं, आप बीजेपी के साथ नहीं रहो तो कांग्रेस में रह जाओ, कांग्रेस के साथ नहीं रहो तो बीजेपी के साथ चले रह जाओ, लेकिन ये तीसरी पार्टी हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टी के साथ नहीं मत जाओ, अगर वहां गए तो आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना मतलब उनके अंदर भय पैदा किया हुआ है। आपने कहा कि आरएलपी से जो है भाजपा और कांग्रेस वाले कहते हैं कि खतरा है, तो कभी इस खतरे के कारण आपको या आपके कार्यकर्ताओं को धमकी वगैरह आती है? बिल्कुल आती है, कार्यकर्ताओं के साथ में कार्रवाइयाँ भी होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयाँ होती है, धमकियाँ भी आती है और कई लोगों को धमकाया भी जाता है कि ये साथ में नहीं रहोगे तो ऐसे कर देंगे, तो मजबूरी में लोगों को दबी जुबान में उनके साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन मन से, भावना से, आत्मा से जो लोगों का जुड़ाव आरएलपी पार्टी के साथ में है और हनुमान जी की विचारधारा से लोग एकदम प्रभावित है। और एक बार अब 70 साल हो गए, 70-75 साल आज़ादी के बाद में बीजेपी कांग्रेस को हमेशा मौका देते आए हैं। इस बार पूरी बायतू की जनता, बाड़मेर की जनता और पूरी राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि एक बार हनुमान जी को परख के देखें, ताकि हनुमान जी के अंदर जो जवानों, किसानों के लिए नए राजस्थान के निर्माण का जो सपना है वो साकार हो सके। तो एक बार जनता ने
आरएलपी पार्टी को मौका देने का पूरा मूड बना दिया है। आरएलपी के नेताओं को धमकियां मिल रही है, आपने कहा कार्यकर्ताओं को धमकी मिलती है, फिर भी उसके बाद देखने को मिलता है कि युवाओं जो है उनमें आपकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, काफी ज्यादा वो आरएलपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या कारण है इसके? देखिए, युवा वैसे ज्यादातर बेरोजगार हैं और युवा बाहर काम करते हैं, दबाव में युवा कम आते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो धंधा करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनमें तो डर है, लेकिन वो खाली दिखावे के लिए उनके साथ में रहते हैं, लेकिन मन से आरएलपी पार्टी के साथ में है। और इस बार पूरी बाइतू की जनता साबित कर देगी कि सच्चे मन से किसको वोट देना है, वो इस बार जनता तय करने के मूड में है पूरा। तो बुजुर्ग और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो जो है खुलकर समर्थन नहीं कर पाते आरएलपी का। बिल्कुल, अभी आचार संहिता लगने की देर है, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी सब खुलकर भी आएंगे और उनको बिल्कुल उनको लग गया है अभी से कि हमारा मामला इस बार गड़बड़ है, लेकिन प्रयत्न वो कर रहे हैं, लोगों को कह भी रहे हैं कि चाहे कैसे भी हो हमें चुनाव जीतना है, लेकिन लोग जहाँ भी जाते हैं उनको मन से नकार चुके हैं। बालोतरा जिले की बात करें तो तीनों विधानसभा सीट चाहे पचपदरा हो तो वहाँ थान सिंह डोली जो है व्यवस्था परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। उससे इर्द अगर हम थोड़ा इधर बात करते हैं सिवाना की तरफ, तो वहाँ पर जोधाराम चौधरी किसानों की पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर बायतू में आप जो है काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो बालोतरा की क्या लगता है, तीनों विधानसभा सीटों में इस बार आरएलपी का क्या कुछ नतीजा रहेगा? देखिए, बाड़मेर की बालोतरा और बाड़मेर अभी एक ही ऑफिस है वहाँ पे। बाड़मेर चुनाव आयोग भी बाड़मेर से ही कंट्रोल हो रहा है, तो हम तो सातों विधानसभा की बात करते हैं बाड़मेर की। सातों की सातों विधानसभाओं के विधानसभा के अंदर आरएलपी की स्थिति पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। बस तालमेल थोड़ा अच्छा बैठ जाए और अच्छे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए तो सातों की सातों सीटें मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि अच्छे कैंडिडेट का तालमेल बैठ गया तो सातों सीटें भी आरएलपी जीत जाएगी। आप सातों सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो है कह रही है कि हम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों वो जयपुर ग्रामीण में आए तो बहुत भीड़ भी वहां देखने को मिली, परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरे वो निकाल रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, भाजपा के नेताओं के जो यहाँ पे नेता बहुत ज्यादा हो गए, आपस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। 15-16 नेता है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है और आपस में संतुष्ट नहीं है और इन नेताओं का कोई क्रेज नहीं रहा है, इसलिए मोदी जी को खुद को यहाँ ला रहे हैं, मोदी जी के प्रमोट करके मोदी जी के चेहरे पे वो वोट मांग रहे हैं। वैसे जनता ने, राजस्थान की जनता ने भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकार दिया है। तो ये एक आरएलपी का प्लस पॉइंट भी है कि आरएलपी एक नई पार्टी है तो दावेदारों की संख्या कम है, जिस वजह से कोई गुटबाजी नहीं होती है। बिल्कुल, हमारे तो गुटबाजी नाम की तो कोई चीज नहीं है। जो हनुमान जी कहते हैं उसी के इशारे पर हनुमान जी की सेना पूरा आदेश मानती है, चलती है। गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है और एक समर्पित भाव के साथ में नए राजस्थान के निर्माण के लिए पूरे युवा हो चाहे बुद्धिजीवी हो, सब लोग आरएलपी पार्टी का समर्थन करने के मूड में है। आप आरएलपी जो है किसानों को लेकर भी काफ़ी जो है आवाज़ अपनी उठाती रही है और पश्चिमी राजस्थान में किसानों की इन दिनों जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है कि जो फसल है उसकी गिरदावरी को लेकर की बहुत फसल जो है खराब हो गई बीते दिनों बारिश। बिल्कुल, बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों में बड़ा नुकसान हुआ है और वैसे भी अकालदार टाइम से बरसात नहीं होने की वजह से गिरदावरी भी अभी टाइम से नहीं हुई। जब गिरदावरी के लिए पटवारियों को वहाँ खेतों के अंदर होना चाहिए था, उस समय ये हड़ताल पे बैठे थे और अभी भी शायद हड़ताल पे ही है और कुछ समझाइश करके थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी टाइप हो रही है। और हमेशा किसानों के दिखावे के लिए तो बहुत सारे भाषणबाजी और ये योजना है बहुत होता है, लेकिन धरातल पे किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान सिर्फ भगवान के भरोसे हैं। हम किसानों के लिए हमेशा जब भी जरूरत पड़ती है, फसल बीमा क्लेम के लिए हो चाहे गिरदावरी के लिए हो, हमेशा धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है, वहाँ जाते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, अभी बिजली का संकट बहुत ज़्यादा बायतू क्षेत्र में चल रहा है। जहाँ किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन है वहाँ बिजली पूरी नहीं मिलती है और ये 7 घंटे बिजली देने का वादा कर रहे थे, वहाँ 3 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। वो भी ऐसी कटौती की एक बारी के अंदर 5 बार बिजली कटती है और मोटरें बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो किसान बहुत परेशान है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार जो है बिजली तो किसानों को बहुत कम मिल रही है। हम जब थे तब तो भाई 12-12 घंटे बिजली मिलती थी, 24-24 घंटे बिजली मिलती थी। कितना सत्य है इन बातों में? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उस समय थोड़ा बहुत ठीक था। इसके बाद में इन्होंने नए कनेक्शन जारी किए तो प्लानिंग नहीं की। जो सिस्टम पुराना था, लोड 100 का है और कनेक्शन 150 के दे दिए, तब ये फॉल्ट की ट्रिप की ये समस्या आई कि तो सिस्टम में सुधार जो बीजेपी को करना चाहिए था वो किया नहीं
और उसके ऊपर कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने बिना सुधार किए कनेक्शन दे दिए। लेकिन जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना था, जीएसएस की संख्या बढ़ानी थी, ट्रांसफार्मर नए लगाने थे, कैपेसिटी बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाने थे, नई लाइनें खींचनी थी, वो काम किया नहीं, धड़ाधड़ कनेक्शन देते गए और कनेक्शन नए देने की वजह से ये सारा सिस्टम फेल हो गया। तो हर मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी दोनों किसानों के लिए हित की बातें तो करती है, लेकिन धरातल पर प्लानिंग से कोई काम नहीं करती। किसी को किसानों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। बालोतरा में लोगों की रोजगार को लेकर एक जो सबसे बड़ी आस है वो है रिफाइनरी। भाजपा वाले कहते हैं रिफाइनरी हम लगवा रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं रिफाइनरी हम करवा रहे हैं। देखिए, रिफाइनरी आज से 25 साल पहले लगनी थी और बाइतू के अंदर पहले सर्वे भी हुआ था। ये कहीं न कहीं हमारे नेताओं की कमजोर पैरवी की वजह से रिफाइनरी एक तो देरी से लगी। दूसरी बात, रिफाइनरी लगी तो दोनों सरकारों के अंदर वादे होते गए, करते गए, पर नीत नहीं थी लगाने की। फिर पूरी जनता का रोष था दोनों सरकारों के प्रति, तब ये रिफाइनरी की स्थापना, पहले सोनिया गांधी जी ने आके पत्थर लगाया, फिर काम कुछ नहीं हुआ, दोबारा मोदी जी आए, फिर पत्थर लगाया। ये प्लानिंग करते करते आपसी झगड़े में 20 साल निकाल दिए। और अब जब रिफाइनरी लगी है तो स्थानीय लोग जिस आस के साथ बैठे थे कि हमारी रिफाइनरी आएगी और हमको रोजगार मिलेगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी कंपनियां जो बाहर से आ रहे हैं, बड़े ठेकेदार, वो मनमानी करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को ड्राइवर, चौकीदार, मजदूर तक लगाना पसंद नहीं करते। बड़ी बेरमी के साथ बड़ी को रोजगार नहीं मिल रहा, बिल्कुल मतलब मिसबिहेवियर किया जाता है। रोजगार की तो गई बात, बहुत कम लोगों को यहाँ रोजगार है। जो यहाँ सरकारें, नेता हम भी बात करते हैं कि 80% स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए और बीजेपी कांग्रेस वाले ही बोलते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हमने 1-2 बार जरूर प्रयास किया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों नेता आपस में मिल गए और आपस में कुछ गठजोड़ कर ली और इस वजह से स्थानीय लोग बहुत पीछे हैं। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब देखिए, बाहर से लेबर आ रही है, उनको 25,000-30,000 में ये काम पे रख रहे हैं और स्थानीय लोगों को 15,000 में रखना पसंद नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत से यहाँ के लोगों को जो है रोजगार भी नहीं मिलता और उनके साथ मिसबिहेवियर, उनकी पैरवी नहीं है। उनको जिस सिस्टम से उनके साथ में डील करनी चाहिए और कंपनियों को प्रेशर बनाना चाहिए, स्थानीय लोग कम से कम ड्राइवर को तो यहाँ रखे। ड्राइवर तक भी बाहर से लेके आती है, हेल्पर, मजदूर, स्वीपर वगैरह जो भी है, टेक्नीशियन लोग, उन सबको बाहर से लेके आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पेट्रोकेमिकल में और अच्छी अच्छी आईआईटी से डिप्लोमा डिग्री किए हुए इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों को यहाँ रोजगार पे नहीं लगाया जाता। उनको हेल्पर तक लगाने के लिए कंपनियां राजी नहीं होती है। ये स्थिति है यहाँ की। तेल राजस्थान का और रोजगार बाहर वालों को, बिल्कुल, तेल यहाँ का, कंपनी यहाँ लग रही है और रोजगार बाहर वालों को दे रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम 60-70%। अब 80% की हम बात करते हैं तो, लेकिन लेबर के अंदर तो 100% और टेक्नीशियन के अंदर कम से कम योग्यता के अनुसार 60-70% लोगों को, स्थानीय लोगों को जब रोजगार मिलेगा तभी तो लोगों को यहाँ फायदा होगा, असली फायदा। कोई धुआं खाने के लिए रिफाइनरी थोड़ी लगी यहाँ। लोगों को बड़ी आस और उम्मीद थी और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि रिफाइनरी लगने से कम 1 दर्जन भर गाँवों के रास्ते बंद हो गए, वो अभी तक नहीं बने। 5 साल हो गए, कंपनी ने 70-80 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। उसका CSR फंड की गणना करें तो भी करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, लेकिन अभी तक अपनी टाउनशिप कॉलोनी तक जाने के लिए तो उन्होंने जरूर रोड बना दी, जिससे एक सामरा गांव मुख्यालय को फायदा मिल गया। बाकी आसपास के जो गांव थे, इधर से वेदरलाई है, संपाबेरी है, रिछोड़ी है, खारीनाडी है, साजियाली कंटवाड़ा है, इस सहित दर्जन भर गाँव के रास्ते कट गए। अभी भी उनको कम से कम 15-20 किलोमीटर घूम के पचपदरा आना पड़ता है, घूम के रिफाइनरी के अंदर आना पड़ता है। लोग बहुत परेशान हैं। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अब अगर प्रॉपर शामरा, साजियाली, रिफाइनरी के आसपास की गाँव की बात करें तो उनके गांव का रास्ता तक बना नहीं पाए तो विकास की क्या आस लगाएं। रास्ता बनना चाहिए था, पानी की फैसिलिटी CSR फंड से होनी थी, आसपास की स्कूलों की अंदर अच्छी फैसिलिटी डेवलपमेंट करते। CSR फंड से स्मार्ट क्लासरूम है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर लोगों की मदद करते तब तो लोगों को भी विश्वास होता कि रिफाइनरी हमारे साथ आई है और हम लोगों को अपना समझकर या लोगों को रोजगार लगा रही है। लेकिन रोजगार देने के बजाय उल्टे अपराध बढ़े हैं, बाहर के लोग यहाँ आने की बदमाशियाँ भी बढ़ी हैं, चोरियाँ भी बढ़ी हैं
और लोगों को कम रेट के ऊपर लगाते हैं। अगर गाड़ी का 25-30 हज़ार रुपये में गाड़ी किराए पे लगाते हैं तो डीजल की चोरी करने के लिए उनको कंपनी वाले खुद मजबूर कर रहे हैं और उल्टा आरोप लगाते हैं कि स्थानीय लोग सही ढंग से काम नहीं करते। अगर स्थानीय लोगों के साथ आप सही ट्रीट नहीं करोगे तो सही काम कैसे करेंगे? आपके जो आरएलपी है उसके द्वारा बजरी माफिया को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, अनशन पे भी नेता बैठते हैं। बायतू में बजरी माफिया किस तरह से अपने पैर पसार रहा है और आपने जो भी अनशन यहाँ पर या जो भी प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया उसका कुछ फायदा यहाँ पर जनता को मिला है? देखिए, आरएलपी पार्टी जब भी किसानों की मामला हो, चाहे फसल बीमा का हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे सेना भर्ती का मामला हो, चाहे बजरी का मामला हो, जब भी किसान जवान संकट में आया तब आरएलपी ने पुरजोर पैरवी की, मजबूती से उनकी आवाज़ रखी। और इस तहत बजरी के अंदर भी जब बजरी ठेकेदार को ने रेटें एकदम से बढ़ा दी तो लोगों के अंदर बड़ा रोष था। जो बजरी का ट्रक 7-8 हज़ार रुपये में आ रहा था वो एकदम से 25-30 हज़ार रुपये का हो गया। तब एकदम से लोगों को ये लगा कि बजरी इतनी महंगी हो गई। इधर से गवर्नमेंट बात कर रही है 500 रुपये टंकी देने की, लेकिन बजरी 25 से 30 हज़ार रुपये का ट्रक आ रहा है। और जो पीएम आवास है, नरेगा के काम है, सारे बाधित हो रहे हैं और सरकारी काम सब लोग, सरपंच से लेकर आम घर बनाने वाले लोग सभी दुखी हैं। लेकिन सरकार में उनकी सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि नेता खुद इस बजरी ठेकेदार के साथ में मिला हुआ है। जब सरकार संकट में थी तो बजरी ठेकेदार ने अपने होटल के अंदर कई महीनों उनकी सेवा की और जब जब जरूरत पड़ती है, जब सेवा के लिए वो हमेशा आगे नेताओं की सेवा में तैयार रहते हैं और अधिकारियों के साथ में मिली भगत करके अवैध रूप से खनन भी करते हैं और एक तरफ जनता को लूट ही रहे हैं। जनता की बजरी और सरकार की बजरी, नदी की बजरी यहाँ, और लूटने वाले और अवैध वसूली वाले और ठेकेदार और सरकार के लोग मिल के जनता को लूट रहे हैं। इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए आरएलपी पार्टी ने मजबूती से आवाज़ रखी और प्रयास भी किया। उस प्रयास के तहत नाम मात्र का उन्होंने सस्ती भी की। जो यहाँ 100 रुपये की बजरी मिल रही थी, 50 से लेकर 100 रुपये प्रति टन वैल्यू में वहाँ भराई जा रही थी, वो एकदम से इन्होंने 600 रुपये की कर दी। फिर आरएलपी के प्रदर्शन से 150-200 रुपये कम करके 400 रुपये भी की। उसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया कि आरएलपी के प्रदर्शन को खत्म करें, इनको विफल करें, ताकि बजरी का ठेकेदार है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मिला हुआ। जब बीजेपी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद विधानसभा के अंदर वक्तव्य दिया कि ये 5 करोड़ रुपए की मंथली हर महीने सरकार को पहुंचाता है। उसी ठेकेदार को इस बार ठेका दे दिया कांग्रेस सरकार ने। तो हो सकता है 5 वहां देता था, यहाँ 20-25 देता होगा, इसीलिए यहाँ सुनाई नहीं हो रही लोगों की। लोगों को उस ठेकेदार के लिए लूटने के लिए मजबूर कर दिया और ठेकेदार ने पूरी लूट मचा रखी बाड़मेर बजरी की। इस प्रयास के अंदर दबाव में आई। पिछले बजट के अंदर गवर्नमेंट ने घोषणा भी की कि बजरी सस्ती करने का हम प्रयास कर रहे हैं और किसानों को और छोटी लीज के खनन के पट्टे जारी करेंगे ताकि आपस में कंपटीशन और सस्ती हो। लेकिन ठेकेदार उनका भी ऊपर हावी निकला, वो कार्रवाई कुछ होने नहीं दी, ना तो किसी को लीज अलॉटमेंट की और ना उस संबंध में कोई आगे कार्रवाई हुई। हम प्रयत्न लगातार कर रहे हैं और जब भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले बजरी को सस्ता किया जाएगा, पानी की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको एकदम मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा कैसे हो उसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। बाड़मेर के अंदर बालोतरा जो इंडस्ट्रीज हब है, जो कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है, वाटर ट्रीटमेंट की। अगर गवर्नमेंट चाहती तो 4-5 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देती तो बालोतरा का उद्योग डेवलप होता। और उद्योग में यहाँ खाली रंगाई सफाई का काम होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, लेकिन पावर लूम यहाँ नहीं है, हैंडलूम यहाँ नहीं है, कपड़ा धागा कहीं बनता है, कब बुनाई कहीं होती है, यहाँ आके खाली प्रोसेस होता है। अगर गवर्नमेंट की नीति सही होती तो यहाँ डेवलपमेंट हो जाता। और हमें भगवान ने चाह जनता ने मौका दिया तो बड़ोदरा का कपड़ा उद्योग पूरे भारत के अंदर एक छाप छोड़ेगा। उसके लिए अच्छी फैसिलिटी बनाएंगे, उनको जीएसटी में छूट देकर, बिजली के अंदर छूट देकर बड़ा इंडस्ट्री हब कैसे बने बड़ोदरा, इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ साथ में रिफाइनरी से संबंधित जो बायो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री लगेगी उनके लिए एक मास्टर प्लान बनाकर उन इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि हमें को प्रोडक्ट जो यहाँ से बायो प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, जो अडानी अंबानी बड़ी कंपनियां बल्क में खरीद के ले जाएगी, तो उनके कंपटीशन में हम टिक नहीं पाएंगे।
तो लोगों को भरोसा भी देना होगा कि आपको कम रेट के ऊपर या चाहे जीएसटी के अंदर छूट दो, चाहे बिजली के अंदर छूट दो, कुछ न कुछ उनको फायदा देंगे, तभी यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी। तो मौका मिला तो स्थानीय व्यापारियों को यहाँ बड़ा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ मोटर इंडस्ट्रीज के लिए राजस्थान के अंदर कोई कंपनियां यहाँ से आ नहीं रही, इसलिए लोगों को रोजगार के लिए बाहर गुजरात वगैरह जाना पड़ता है। इसके साथ साथ में एक ड्राई पोर्ट की बात 1975 से भैरव सिंह जी टाइम से चल रही है, बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट। अगर कच्छ की खाड़ी से कैनाल टाइप लाके यहाँ बाकासर के अंदर राजस्थान के अंदर पोर्ट बन जाता तो राजस्थान को अरबों खरबों रुपए के टैक्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर फायदा होता और नई इंडस्ट्री लगने के नए आयाम लगते और पूरा राजस्थान का रूपरेखा भी अलग होती। और इसके साथ साथ में ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं, वो अगर आ जाती, या नदी से जोड़ने की बात कर रहे हैं, इधर अमर संभल वगैरह की साइड में वहाँ का पानी गुजरात के अंदर जा रहा है, कई करोड़ों लीटर पानी जो खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी के अंदर जा रहा है, वो वेस्ट ना जाके अगर सरकार की पॉलिसी सही होती तो यहाँ बड़े डैम बन के बाड़मेर सहित पाली, बाड़मेर, जोधपुर इन जिलों को भी नहर कैनाल का पानी से खेत तक पानी जाता तो राजस्थान डेवलपमेंट होता। इन सभी योजनाओं के ऊपर फोकस किया जाएगा और हनुमान जी के मन में एक विजन है, सपना है कि एक बार मौका मिले तो राजस्थान की पूरी कायाकल्प करके छोड़ेंगे। जी, आपने बिल्कुल पूरी यहाँ पर समस्याओं को बताया, उनके समाधान को लेकर भी आपने कुछ बात रखी यहाँ पर। पिछले चुनावों की अगर आप बात करें तो पिछले चुनावों में कुछ हजार मतों से ही जो नतीजा था आपके पक्ष में नहीं रहा था। आपने पिछले 5 सालों में विश्लेषण किया होगा, चिंतन मनन किया होगा, क्या कुछ आपको समझ आया कि कहाँ कुछ कमी रह गई थी और इस चुनाव में जो है उन कमियों को दूर किया जाएगा? पिछले चुनाव में हम तो नए थे और मैनेजमेंट की कमी की वजह से ही पीछे रहे, बाकी लोग खूब थे, लोगों का पूरा मन भी था और कुछ लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए, उनको कह नहीं पाए। देखिए, आत्मसम्मान की बात हर इंसान के अंदर होती है और हमारे के पास एक तो टाइम कम था, सिर्फ 20-25 दिन का टाइम था, उस टाइम के अंदर कम लोगों के पास पहुंच पाए, इस वजह से पीछे रह गए। और बाकी दूसरी सबसे कमी रहेगी कि बड़ी पार्टियां उन्होंने हमारे सामने जो चुनाव लड़े थे वो पहले एमपी रह चुके हैं और उनका पूरा 20 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस था। मैं तो बिल्कुल एक नया उम्मीदवार था जिसको राजनीति की बड़ी राजनीति के बारे में ABCD का भी पता नहीं था, फिर भी लोगों का फुल सपोर्ट रहा और हम जीत के नजदीक थे। विपक्षी पार्टियों ने साम दाम दंड भेद कूटनीति के हिसाब से कुछ उल्टे सीधे बहका के, कुछ उल्टे सीधे नारे लगवा के, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाकर कि हमारे यहाँ से हरी जी को जिताओगे CM बनेंगे, कुछ तो CM के नाम पे मांग लिए, कुछ जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, कोई ऐसे अनगरल बातें करके और लोगों को बेला फुसला कर चुनाव कूटनीति से साम दाम दंड भेद की नीति से चुनाव जीते। बाकी मन से जनता हमारे साथ थी और यहाँ पिछली बार 72 ग्राम पंचायतें थी, 72 ग्राम पंचायतों में से 62 ग्राम पंचायतों के अंदर जैसे लीड की बात करें तो हम आगे थे। जैसे यहाँ 329 बूथ हैं, 329 बूथ की अगर गिनती शुरू करें तो 1 से लेकर 282 बूथ तक हम आगे थे। पीछे के 8-10 बूथ ऐसे 20-25 बूथ एक तरफा हो गए थे और लगभग 50 बूथ के अंदर हम वीक थे। लेकिन आज की स्थिति जहाँ 50 बूथ में वीक थे, वहीं उन 50 बूथों में आज की तारीख में हम नंबर 1 पे हैं। तो इस हिसाब से इस बार लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी ने भी खास कुछ नहीं किया। लोगों की आस थी कि जिस आस और उम्मीद के साथ MP बना के कैलाश जी को दिल्ली भेजा था, उसमें RLP का भी गठबंधन था, जिस आशा और उम्मीद के साथ भेजा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ घूमते रहे 3-4 साल तो खाली भाषण ही दिए कि बाजरे से ये होता है, बाजरे से बिस्कुट बनते हैं, बाजरे से केक बनता है, बाजरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये तो हम वर्षों से खाते आए हैं, बाजरे को यूज करते हैं, लेकिन बाजरे का डेवलपमेंट कैसे हो, बाजरे से कौन से बिस्कुट की फैक्ट्री आपने लगाई, कौन से ओट्स की फैक्ट्री लगाई, कौन सा आपने FTU किया, एक भी काम राजस्थान के अंदर नहीं किया। बाजरा से याद आया कि बाजरा अनुसंधान केंद्र का कल शिलान्यास भी है। वो खाली बातों बातों में 5 साल पूरे कर लिए, अब तो चुनाव एंडिंग आ गए। अगर इनको करने की नीति थी तो 2-3 साल पहले रहते तब करते ना, अब तो चुनाव नजदीक आ गए। अब राजस्थान में तो 2 महीने बाद चुनाव है और केंद्र के चुनाव भी 6-7 महीने बचे हैं। तो खाली दिखावटी है, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ अलग होते हैं, खाने वाले को अलग होते हैं, वही कहावत है। धरातल पे कुछ काम नहीं किया। आज बीजेपी की स्थिति भी कांग्रेस से खराब है यहाँ,
और दूसरी उनसे उम्मीद थी कि केंद्र में गए हैं, मंत्री बने हैं, बाड़मेर के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। ये खाली नाम मात्र पर थोड़ी घोषणा टाइप है। बाकी इनसे उम्मीद थी कि जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए बाबर तक रेल लाइन की प्रोजेक्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। पिछले 20 सालों से लोगों की आशा और उम्मीद की किरण लगाए बैठे केंद्र की तरफ, इसके बारे में कुछ काम नहीं हुआ। एक दूसरी प्रोजेक्ट था बाड़मेर से सीधा फड़ौदी होते हुए बीकानेर को रेल लाइन से जोड़ना, वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में है। बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट की ये बातें कर रहे थे, लेकिन उसका भी कुछ काम नहीं हुआ। सबने खूब दिखाए लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। कई दिन तो 2 साल तो भाषण दे रहे थे, एफटीयू करते, वो आज दिन तक एफटीयू किसी को समझ में नहीं आया। और वैसे ही बाजरे वाले, अनार के लिए भाषण तो खूब देते थे, 2-2, 3-3, 1.5 घंटे तक लोगों को भाषण देते थे, लेकिन उस भाषणों के अनुसार 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और सबसे फ्लॉप, सबसे कमजोर मंत्री साबित हुए हैं वो कैलाश चौधरी हुए हैं राजस्थान के। ऐसा क्यों मानते हैं आप? उनकी दूरगामी सोच नहीं है, उनकी विजन नहीं है, उनको ऐसा कुछ आइडिया नहीं आता है, और या फिर उनकी चलती नहीं है। दबे हुए एक कोने के अंदर उनके असिस्टेंट टाइप बना के वहाँ बैठा दिया है। हनुमान बेनीवाल लगातार ये कई भाषणों में कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वीर तेजा जी का जो भक्त है वो मुख्यमंत्री बने, किसान नेता मुख्यमंत्री बने। इस बार तो ये उनके इस वचन को सत्य करने के लिए इस बार पार्टी कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, वीर तेजा जी के भक्त पूरे राजस्थान में है और 36 कौम के लोग वीर तेजा जी के भक्त हैं, क्योंकि वीर तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए, गुजरी की गायों की रक्षा के लिए, गुजर हो चाहे जाट हो, मीणा हो, सब आज राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी को पूजते हैं और 36 कौम के लोग तेजा जी को पूजते। तो उनका कहने का मतलब किसान का बेटा, असली किसान का बेटा, जो जिनको सारी समस्याओं का पता हो, वही राजस्थान का मुख्यमंत्री बने और उनके साथ साथ में पूरा सिस्टम राजस्थान का बदले, ये उनका विजन है। लोग अलग अलग तरीके से उनको पेश करते हैं, कोई जातिवादी नेता के रूप में पेश करते हैं, कोई कट्टर, मतलब इस हिसाब से कि व्यवहार में एकदम स्ट्रांग है उस हिसाब से पेश करते हैं, लेकिन वो एक सच्चे राजनेता है और उनके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि राजस्थान की सेवा कैसे की जाए और नए राजस्थान का निर्माण कैसे किया जाए, और जो राजस्थान के भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल है उसको बदला कैसे जाए, सत्ता का परिवर्तन के साथ साथ में व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए, उस विजन के साथ हनुमान जी काम कर रहे हैं। तो कितनी सीटों में इस बार चुनाव? देखिए, अब कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो छोटे दल हैं उनसे गठबंधन की भी बात चल रही है, और हो सकता है बड़े दल भी कुछ प्रयास करें, लेकिन हनुमान जी का अभी कोई मूड नहीं है किसी के साथ गठबंधन करने का। अकेले चुनाव लड़ेंगे और छोटे दलों के साथ में मिलकर पूरी 200 की 200 सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी, तो ये थे उमेदराम जी बेनीवाल, जो बायतू से आरएलपी की जीत का झंडा यहाँ पर लहराने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हनुमान बेनीवाल किसी गठबंधन, किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन की यहाँ पर जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका यही प्रयास रहेगा कि सभी छोटे दलों को साथ लेकर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर आरएलपी को विजय बनाया जाए। साथ ही इन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में किन कुछ मुद्दों पर यहाँ पर ये बायतू में चुनाव लड़ेंगे और समस्याओं को भी बताया, कैसे आरएलपी उनका समाधान करेगी, इस पर भी इन्होंने चर्चा की। अब आपने उमेदराम जी की पूरी वार्ता को सुना, तो आपने इनको सुना, जाना और परखा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप अपना मत उमेदराम बेनीवाल को देंगे या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बायतू के मतदाताओं तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें ये जरूर पता लगे कि उमेदराम बेनीवाल आखिर उनके लिए सोचते क्या है। अब मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद।